अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया अशर। हमारे आज के प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज हैं। कबायली अवाम का देरीना मुतालबा पूरा, फाटा में भी कानून की अमलदारी होगी। FCR का खात्मा, अब रिवाज एक्ट नाफिज किया जाएगा। फाटा इस्लाहात सुहाना ख्वाब, डेवलपमेंट के लिए 20 अरब रुपए मुख्तस, क्या वाकई कबायली अवाम के ख्वाबों को तामीर मिलेगी? और लाहौर पानी पानी हो गया, बारिश ने इंतजामिया के इक़दामात पर पानी फेर दिया, नशेबी इलाके डूब गए। सबसे पहले बात करते हैं कराची की, जो पिछले 3 दिन से खबरों का मरकज बना हुआ है। MQM के कायद की तकरीर और उसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल, आज भी उसके असरात 9-0 पर हमें नजर आए जब MQM कायद की तस्वीर उतार दी गई। इसके अलावा मुत्तहदा के रुकने कौमी असम्बली आसिफ हसनैन को भी एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया। कराची की सूरत हर गुजरते लम्हे के साथ कॉम्प्लेक्स होती चली जा रही है। लेकिन इस वक्त आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की मजमूई हालात की, क्योंकि पाकिस्तान बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं। फाटा जो एक अरसे से दहशतगर्दी से मुतासिर रहा, अब वहां तब्दीली आ रही है। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दिखाई दे रहा है और हुकूमत ने फाटा इस्लाहात पर काम शुरू कर दिया है। मुशीर खारजा सरताज अजीज ने इस हवाले से आज अहम ब्रीफिंग दी, जिस पर उन्होंने कहा कि फाटा की तरक्की से मुताल्लिक बड़े बड़े दावे भी किए और 10 निकाती एजेंडे का जिक्र किया, जिसके तहत उन इलाकों में स्कूल बनेंगे, सड़कें बनेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाएगा और डेवलपमेंट होगी। इन तमाम कामों के लिए 20 अरब रुपए दिए जा चुके हैं। लेकिन इससे भी बढ़कर फाटा, जो हमेशा से कबायली इलाकों के तौर पर जाना जाता था, जहां पाकिस्तान का कोई कानून नहीं चलता था, दहाइयों से FCR नाफिज था और कानून की अदालतों की अमलदारी नहीं थी। पॉलिटिकल एजेंट ही कानून था और फैसले करने का इख्तियार भी उसी के पास था। अब इन इलाकों में कानून की अमलदारी होगी, अदालतें लगेंगी और सुनवाई भी होगी और फिर फैसले किए जाएंगे। इस सिलसिले में फाटा इस्लाहात के तहत हुकूमत ने FCR खत्म करके रिवाज एक्ट नाफिज करने का फैसला कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को फाटा तक वसी करने का फैसला हुआ है और फाटा में अब अदालतें कायम की जाएंगी। हुकूमत पेशावर हाई कोर्ट की मुशावरत से काजी तैनात करेगी और ये काजी काउंसिल के लिए इलाका मुअज़्ज़ज़ीन को नामजद करेगा। काउंसिल में शामिल किसी भी शख्स पर एतराज की सूरत में काजी को दरख्वास्त जमा कराई जा सकेगी। काजी के पास काउंसिल के फैसले पर नजरसानी का इख्तियार होगा और इसके अलावा काउंसिल के फैसले के खिलाफ हाई अपील भी की जा सकेगी। फाटा के लिए ये नया कानून कितना मौसू होगा, इसी पर हम बात करेंगे आज पाकिस्तान एट 7 में। लेकिन पहले एक वेलकम बैक। फाटा इस्लाहात से मुतालिक हुकूमत का अहम ऐलान, इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद शौकत पराचा। बहुत शुक्रिया पराचा साहब, देर आयद दुरुस्त आयद, फाटा इस्लाहात आखिरकार काम होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। फाटा में कानून की अमलदारी होने जा रही है, जो कबायली अवाम का देरीना मुतालबा था, बड़ा तवील वक्त लगा है हमें यहाँ तक पहुँचने में। अब आपको ये तमाम चीज़ें प्रैक्टिकल होती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, कोई भी इस्लाहात का अमल हो वो उसको वेलकम करना चाहिए टू बिगिन विद, क्योंकि ज़ाहिर है वो कहते हैं कि सिंगल स्टेप जो है वो 1000 माइल जर्नी की तरफ पहला कदम होता है, वो ज़रूरी होता है और ये कदम उठाया गया है। माजी के मुकाबले में माजी में बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स नहीं हुई फाटा में, मसलन FCR को बहुत ज़्यादा नहीं छेड़ा गया। उसके अलावा वहाँ पर एडल्ट फ्रेंचाइज आई एक बार, फिर उसके बाद जो फर्दर इस्लाहात होनी चाहिए थी उनमें इतना हुआ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट को एक्सटेंड किया गया और वहाँ पर सियासी जमातें अब ऑपरेट कर सकती हैं। यानी ये 70 साल के बाद अगर इतनी ही आज़ादी मिली है तो मैं तो कम से कम उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। और अब भी आज प्रॉमिस किया गया कि फाटा को हम एक अलहदा सूबा नहीं बना सकते, क्योंकि एजेंसीज़ की आपस में कनेक्टिविटी नहीं है। मसलन मुमंद एजेंसी एक साइड पे है, जनूबी वज़ीरिस्तान एजेंसी दूसरी साइड पे है, तो इसको KPK में मर्जर यानी सूबा पख्तूनख्वा में इसको जम करना ही वाहिद ऑप्शन है। लेकिन उसमें भी 5 साल बताए गए कि फाटा के अवाम को अपलिफ्ट करके उनको KPK के अवाम के बराबर ला के 5 साल लगाएंगे। और उसके लिए ये ऐलान तो किया गया है, खुश आइंदा है कि 3% डिविजिबल पूल का फंड वहाँ दिया जाएगा, जो कि तकरीबन 90 अरब रुपया बनता है कि हर साल वो लगाए जाएंगे। लेकिन
वाकई लगेगा इतना पैसा मैं पर्सनली डाउट करता हूँ। यहाँ तो जितना बजट सालाना बनता है वो भी एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वो लैप्स हो रहा होता है, और फाटा जैसे एरिया में जहाँ ना अभी कम्युनिकेशन है उतनी, ना वहाँ पर उतनी सड़कें हैं, ना वहाँ पर जाना इतना आसान है, और इस सिलसिले में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो वहाँ का सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है हर एजेंसी का, हर जगह का, वो बताते खुद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या आप जो करना चाह रहे हैं वहाँ के सिक्योरिटी हालात के पेश नज़र वो कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। ये सारे सवालात हैं, इनके जवाब आने हैं जो कि वक्त के साथ आएंगे। क्या बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं शौकत पराचा साहब। मैं चाहूंगी कि रुस्तम शाह मोहम्मद साहब मारूफ तज्जियाकार हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, और जो सवालात आपने उठाई मैं उस पर बात करूंगी। रुस्तम शाह साहब, फाटा इस्लाहात से मुतालिक हुकूमत बड़े बड़े दावे कर रही है, ये दावे किस हद तक दुरुस्त हैं? क्या फाटा इस्लाहात से कबायली अवाम के जो ख्वाब हैं उनको ताबीर मिल सकेगी? वो जो मसाइल एक तवील अरसे से चले आ रहे हैं वो मसाइल हल हो सकेंगे? और ज़्यादा मसाइल पैदा होंगे, और ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आएगी, और ज़्यादा लोगों को तकलीफ होगी, और कबायली अवाम ऐसी चक्की में वो फंस कर रह जाएंगे कि फिर उनके लिए कोई रास्ता नहीं होगा। कबायली अवाम इस वक्त तो वहाँ पे जुराइम की रेट तकरीबन सेटल एरिया के मुकाबले में न होने के बराबर है, लेकिन जब थानेदार पहुँच जाए और पुलिस पहुँच जाए और ये बाकी अमला पहुँच जाए और फिर वकील पहुँच जाए और एक एक केस के 3-3, 4-4 वकील की फीस देनी पड़े, और फिर 10-10 साल में एक मुकदमा वो न हो, रिजॉल्व न हो। आप देखें कि कराची में पिछले 5 साल में कोई 6000 से ज्यादा लोग कत्ल हुए हैं। सारे कानून वहाँ पे लागू हैं, लेकिन किसी एक आदमी को आज तक फांसी नहीं हुई, किसी एक आदमी को 1 साल कैद की भी सजा नहीं हुई। कबायली अवाम ये निज़ाम नहीं चाहते, ये जो उन्होंने मशवरे किए हैं। तो फिर वो चाहते क्या हैं रुस्तम शाह मोहम्मद साहब? अगर वो ये निज़ाम नहीं चाहते, कुछ कबायली रहनुमा है जो रिवाज एक्ट जो कि नाफिज करने का ऐलान किया जा रहा है उसको खुशाइन करार दे रहे हैं, अदालतों के क़याम पर उमायदीन और जो कबायली अवाम है, तो फिर उनका जो सही रद्द-ए-अमल है वो है क्या? ये जो आप उमायदीन की बात करते हैं, ये वही लोग हैं जिनको वहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं उनको आगे पीछे करते रहते हैं। पहाड़ों में रहने वाले लोग, वादियों में, जंगलात में, कबायली इलाके में जो अक्सरियत है वो ऐसे कानून को न तस्लीम करेगी, न इससे वहाँ पे अमन आएगा, न इससे वहाँ पे वो चाहते हैं। आपने पूछा कि कबायली अवाम चाहते क्या है? कबायली अवाम चाहते हैं बिजली, वो चाहते हैं क्वालिटी एजुकेशन, वो चाहते हैं रोड, वो चाहते हैं वहाँ पे हॉस्पिटल, वो चाहते हैं तजारत, वो चाहते हैं कि उनकी जो मिनरल्स है उनको एक्सट्रैक्ट किया जाए, उनको एक्सप्लोर किया जाए, वो चाहते हैं कि उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा की जाए, वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान के साथ उनकी तजारत हो, वो चाहते हैं कि उनके यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज पैदा की जाए, पार्क्स हो, फैसिलिटीज हो, स्पोर्ट्स हो, IT पार्क्स हो, वो ये चीजें चाहते हैं ताकि ये चीजें उनको मेन स्ट्रीम करेंगी। कानून बदलने से कोई मेन स्ट्रीम नहीं होता, मेन स्ट्रीम होगा जब वहाँ पे एजुकेशन आएगी, जब वहाँ पे GDP पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, जब वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी, जब वहाँ लोग रह सकेंगे सुकून के साथ, जब वहाँ मिलिटराइजेशन खत्म हो जाएगी। ठीक है, यानी आप बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कि कानूनी अमलदारी उसी वक्त हमें नजर आएगी कि जब अवाम को उनके जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो पूरी की जा सके। शौकत पराचा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए, और रुस्तम मोहम्मद शाह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पर हम एक ब्रेक ले रहे हैं और इस ब्रेक के बाद हम बात करेंगे वासा के इंदुलासों। फिर डॉज दे गए, लेकिन लाहौर में आज जमकर बरस रहे हैं। खूब बारिश हुई है और जमकर हुई है, लेकिन अब ये जहमत बनती दिखाई दे रही है। इंतजामिया नाअहली इसको कहें, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर कहें, वजह जो भी है, इस वक्त सूरत हाल ये है कि लाहौर के नशेबी इलाके इस वक्त डूबे हुए हैं, गलियों में कई फुट पानी खड़ा हुआ है और वासा के दुला से दम तोड़ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये सब कोई पहली मर्तबा नहीं हो रहा है। लाहौर में ये सूरत हाल मामूल की बात हमें नजर आ रही है, क्योंकि हर कुछ दिन के बाद जरा सी बारिश होती है और शहर का यही हाल होता है। आखिर खराबी है कहाँ? वासा सुस्त है, इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, या निकासी आपका निज़ाम ही ख़राब है? इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्यूरो चीफ लाहौर हाशमी। बहुत शुक्रिया अनवार आपका। कराची में जब भी बारिश होती है तो ये हाल हो समझ आता है, क्योंकि यहाँ कम ही बारिश होती है, लेकिन लाहौर में तो पूरे साल ही बारिशों का सिलसिला जारी रहता है। अभी भी गुज़िश्ता रोज़ से हम देख रहे हैं कि मुसलसल बारिश ये हो रही है। आखिर प्रॉब्लम है कहाँ पर? पानी क्यों खड़ा हो रहा है? वासा सिर्फ मसला है या फिर कुछ और भी मसाइल हैं? देखिए नाजिए, जब आप कराची के साथ कई बार अपने प्रोग्रामों में कंपेयर करते हैं लाहौर को, तो इसकी सफाई और इसकी खूबसूरती और इसकी तामीरात की और सड़कों की बड़ी तारीफ करते हैं, लेकिन जब इस तरह की बारिश होती है तो लाहौर की ना सिर्फ जो
اور منصوبوں کی ترجیحات ہیں اور فنڈز کی جو غیر منصفانہ تقسیم ہے وہ ایکسپوز ہو جاتی ہے، تو جس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ لاہور کیوں ڈوبا ہوا ہے. اگر اتنی تعمیرات ہو رہی ہیں تو یہ کیوں ڈوبا ہوا ہے. تو یقیناً اس کی پہلی ذمہ داری جو کہ نظر آتی ہے وہ تو واسا کی نظر آتی ہے کہ پانی اگر کھڑا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈرینیج کا سسٹم جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. یقیناً اس میں واسا کے اہلکاروں کی، افسروں کی غفلت ہوگی، ان کے پاس مشینیں کم ہیں تو کیوں ہیں، یہ تو یقیناً ہوگی. لیکن میں یہاں آپ کو ایک نقطہ بتاؤں کہ جب بھی لاہور میں بارش کا موسم آئے گا، جب پیشگوئی کی جائے گی تو واسا ایک خاص قسم کے چوراہوں اور خاص قسم کی سڑکوں پہ پہلے جا کے کیمپ لگا لے گا. اس کا مطلب ہے واسا کو یہ معلوم ہے کہ یہ والی سڑکیں جو ہے ڈوبیں گی. اب اگر اتنا پتہ ہے، سروے ہو چکے ہے کہ یہ سڑکیں ڈوبیں گی، تو وہ کون سے اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان سڑکوں کو کیوں صحیح نہیں بنایا گیا ہے، کہ جس کے دائیں اور بائیں تو اونچی سڑکیں اور درمیان میں ڈھلان کیوں ہے، جیسے لکشمی چوک ہے، جیسے اچرا کے علاقے ہیں، جیسے شادرہ کے علاقے ہیں، جیسے شاد باغ کے علاقے ہیں، تو جی ہر دفعہ کیوں ڈوبتے ہیں. تو اس میں یعنی دیگر اداروں کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. واسا تو زیادہ سے زیادہ اگلے 8 گھنٹے میں پانی کی نکاسی. ٹھیک ہے انوار، ہمارے ساتھ ہی رہیے. چودھری نصیر احمد ایم ڈی واسا ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ ایم ڈی صاحب. یہ جو لاہور میں سچویشن اس وقت بنی ہوئی کا جمع ہونا اور کسی بھی طور پر جو ڈرینیج سسٹم ہے وہ صحیح طور پر کام نہیں کر رہا، یقیناً دوسرے مسائل بھی ہیں جس طرح سے انوار ابھی واضح کر رہے تھے، لیکن ابھی فی الوقت آپ کو مشکلات کیا درپیش ہیں اور آپ کی پریفرنسز کیا کیا ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. آج لاہور میں جو سب سے زیادہ بارش جوہر ٹاؤن میں ہوئی ہے 110 ملی میٹر. یہ 11 بجے تک بارش جو میجر اسپیل ہے وہ ختم ہوا ہے. تو جو بھی انفراسٹرکچر پلان کیا جاتا ہے خاص لمٹ پہ ہوتا ہے. دنیا میں کہیں بھی ایکسٹرا آرڈنری انفراسٹرکچر پہ ہوتی. اربن فلڈنگ فنامنا ہے آل اوور دی ورلڈ. دیکھنا یہ ہے کہ ریئیکشن ٹائم کتنا ہے اس کی ڈسپوزل کا. آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو لکشمی جو 2 دن پانی کھڑا ہوتا تھا، آج سب سے پہلے لکشمی ڈسپوزل کلیئر ہوا ہے. لکشمی 1:15 بجے ہمارا کلیئر ہو گیا. اسی طرح ہم نے 3 بجے کے قریب تقریباً سارے پوائنٹ لاہور کے کو 2 پوائنٹ سارے کلیئر کر دے. سڑکیں پہ تو کلیئر ہیں اور اس وقت ہم ساری ہماری فورس جو الرٹ ہے اگلے اسپیل کے لیے. تو کتنا ریئیکشن ٹائم کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ کتنا ہوتا ہے؟ کیونکہ اگر ایک دن بھی لگ رہا ہے اور ایک دن تک کچھ علاقوں میں پانی کھڑا ہوا ہے تو یہ کافی مسائل ہیں لوگوں کے لیے. 2 دن پانی کھڑا تھا، اب 2-3 گھنٹے رہ گیا ریئیکشن ٹائم جو ہے. یہ کوئی اتنا زیادہ ریئیکشن ٹائم کون کون سے ایسے علاقے ہیں ایم ڈی صاحب جہاں پر ابھی بھی پانی کھڑا ہوا ہے؟ کون کون سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر ابھی بھی پانی کھڑا ہوا ہے؟ لو لائنگ ایریاز تو ہیں ابھی. پانی اٹھانا پڑتا ہے. ایک ٹکا چوک ہے، ایک سلطان امن روڈ اچرا ہے، یہ ہے، اور یہ 100 پوائنٹ ہے. اس کے علاوہ سارے پوائنٹ کلیئر ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ انفراسٹرکچر کی جب ہم بات کرتے ہیں اور جب ہم اکوپمنٹ کی بھی بات کرتے ہیں تو واسا کے ادارے کو بیسیکلی کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کہاں پر زیادہ پرابلم ہے آپ کو؟ پرابلم یہ ہے کہ سارا انفراسٹرکچر آؤٹ لیفٹ ہوا ہوا انڈر سائز ہے. اس کی جو ریپلیسمنٹ جس نے بھی بات کی ہے بالکل صحیح کی ہے. ریپلیسمنٹ مانگتا ہے انفراسٹرکچر سارے کا سارا. دوسرا یہ ہے کہ جتنی اسٹارم واٹر ڈرینیج ہے وہ سلج کیریئر بن رہی ہے. سارا سیوریج اس میں ہم نے ڈالا ہوا ہے. وہ اسٹارم واٹر میں سیور بھی لینا ہوتا ہے اور اسٹارم واٹر بھی لینا ہوتا ہے. اس کی اپنی ایک کیپیسٹی کے ایشوز ہیں. یہ انفراسٹرکچر کی اپ گریڈیشن کی ریکوائرمنٹ ہے، اس سے میں ایگری کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ایم ڈی واسا ہمارے ساتھ تھے اور ہمیں بتائیں جو مشکلات درپیش ہیں اور خاص طور پر انفراسٹرکچر کے حوالے سے. انوار آپ نے بھی سنا تو اب صرف آپ نے جس طرح سے پہلے بھی آپ کہہ رہے تھے کہ صرف واسا کے مسائل نہیں ہے بلکہ اور دوسرے مسائل بھی ہیں. اب ایم ڈی واسا یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے علاقے ہیں جہاں سے پانی نکال دیا گیا، یعنی ریئیکشن ٹائم وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کے مقابلے میں کم ہوا ہے. پہلے 2 دن اگر پانی کھڑا رہتا تھا تو اب اس سے پہلے وہ صاف کر رہے ہیں. آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ کیا واقعی اتنی تیزی سے کام ہو رہا ہے اور واسا نے یہ ریئیکشن ٹائم کو امپروو کیا ہے؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بارش کے مسائل جو شہریوں کو درپیش ہیں وہ تو ہیں، لیکن اس میں واسا ظاہر ہے یہ دوسرے محکموں پہ تنقید نہیں کر سکتے. مثلا اگر آپ دیکھیں
کہ اورنج لائن ٹرین کا جو منصوبہ اتنے لمبے ایریا میں چل رہا ہے تو اس کے ساتھ ہمیشہ جب ٹینڈر اپروو ہوتا ہے تو جو اربوں روپے رکھے گئے ہیں اس میں ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ عارضی ڈرینیج کیا بنایا جا رہا ہے اور عارضی راستے کیا دیے جا رہے ہیں، تو وہ فنڈ تو جو ہے کہیں غائب ہو جاتا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ کنکریٹ اور مٹی کے ڈھیر پڑے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ 2 سال تک مسئلہ رہے گا کہ ان علاقوں کا جو بارش کا پانی ہے وہ ان کو لیے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر واسا والے کوئی پمپ لگائیں گے تب لگائیں گے جب وہ خاص ایریا میں پانی کھڑا ہوگا، تو وہ ایک بہت لمبا ایریا ہے جس کی وجہ سے اس وقت اندرون لاہور کے قریب علاقے ہیں، ریلوے اسٹیشن، گڑی شاو، ملتان روڈ جو ہے وہ بری طرح جو ہے پانی اور کیچڑ سے جو ہے وہ بھرا ہوا ہے، بہت سارے علاقے جو پانی سے بھرے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ انوار ہاشمی آپ کا۔ علاقہ جو کہ انفراسٹرکچر تو بہت بہتر ہے، شہری جو علاقہ ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو، لیکن جو اس کے نشیبی علاقے ہیں وہ ابھی بھی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور وجہ جو ہمیں نظر آتی ہے، جو پرابلم نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ فنڈز کا اگر صحیح استعمال کیا جائے، انفراسٹرکچر بہتر ہو تو پھر اس مشکل سے نکلا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ اب مجھے دیجیے اجازت، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔